Hello everyone, my name is Mini Sethi. I hope you all are staying healthy. Today we are going to talk about Payment of Gratuity Act 1972. अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल पूरे हो गए हैं तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा. This is gift of your loyalty. Obviously, you being loyal for this organization from last 5 years, you absolutely deserve for this gift. इस gift को बोलते हैं gratitude. Many of time employer will not tell you about this, but you know about this so that you can ask for your right. ये एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है. ये एक्ट हर एक फैक्ट्री पे, माइंस पे, ऑयल फील्ड पे, प्लांटेशन पे, पोर्ट पे, रेलवे पे अप्लाई होगा जहां 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं. और इस एक्ट की खास बात ये है, एक बार ये एक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो गया तो हमेशा के लिए होगा. It doesn't matter in future you reduce the number of employees. For example, currently 15 people are working in your organization and this act apply on your organization. If in future you fire 8 people, now only 7 people are working, still this act will apply on you because इस एक्ट की खास बात ही यही है कि एक बार ये एक्ट आप पे अप्लाई हो गया तो ये हमेशा के लिए होगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन फ्यूचर में अगर आप अपने एम्प्लॉयज का नंबर कम कर देते हैं. सेक्शन 2 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. ग्रेट्युटी के लिए आपको 5 साल काम करना पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में. 5 साल कैसे बनता है? एक एक साल को मिला के. तो ग्रेट्युटी में एक साल का मतलब क्या है? एक साल का मतलब ये नहीं है कि आपको 365 दिन पूरे ऑफिस आना है, नहीं. ग्रेट्युटी के केस में एक साल का मतलब है 190 दिन से लेकर 240 दिन की अटेंडेंस. क्रूशियल नोट, ग्रेट्युटी के केस में जो वेजेस की कैलकुलेशन है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है. इसमें हम बेसिक पे और डीए को इंक्लूड करते हैं. डीए मींस महंगाई भत्ता. इसमें हम बोनस को इंक्लूड नहीं करते, एचआरए को इंक्लूड नहीं करते और ओवर टाइम को इंक्लूड नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो टोटल वेजेस है वो 25,000 है. इसमें जो 15,000 है विच इज इक्वल टू बेसिक पे एंड डीए, बाकी 10,000 रुपीज बिलोंग्स टू एचआरए. सो ये 10,000 रुपीज हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम आपकी सैलरी मान के चलेंगे 15,000. इस 15,000 के अकॉर्डिंग ही आपको ग्रेट्युटी दी जाएगी. सेक्शन 2 है, ग्रेट्युटी 5 साल पर मिलती है. 5 साल एक एक साल को जोड़कर बनते हैं. तो ग्रेट्युटी में एक साल का मतलब क्या है? एक साल का मतलब है अगर आपका ऑफिस हफ्ते में 6 दिन है तो आपको साल में 240 डेज काम करना ही होगा. 240 डेज अगर आपने कंप्लीट किए हैं तो आपका एक साल पूरा कंप्लीट माना जाएगा और इन्हीं एक एक सालों से जुड़कर 5 साल बनेगी और इसी बेस पे आपको ग्रेट्युटी मिलेगी. अगर आपका ऑफिस हफ्ते में 5 दिन है और यू आर वर्किंग अंडरग्राउंड इन माइंस तो आपको साल में 190 डेज कंप्लीट करने हैं. 240 डेज और 190 डेज में आपकी पेड लीव्स भी इंक्लूड है, मैटरनिटी लीव भी इंक्लूड है, प्लस ले ऑफ डेज भी इंक्लूड है. ले ऑफ डेज मींस आप तो काम करना चाहते थे लेकिन आपके एम्प्लॉयर के पास कोई काम नहीं था देने के लिए, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो भी आपकी अटेंडेंस में काउंट होंगे. Controlling authority. Controlling authority is appointed by central or state government, usually labor officer. But what is main task of this controlling authority? कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये देखती है कि जो कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को ग्रेट्युटी दे रही हैं या नहीं दे रही. मीन्स जो कंपनीज है इस लॉ को अप्लाई कर रही हैं या फिर नहीं कर रही. If there is any conflict between employer and employees related to amount of gratuity, then this authority try to resolve this conflict. सेक्शन 4, ग्रेट्युटी किसे मिलती है? उस एम्प्लॉय को मिलती है जिसने कंपनी में 5 साल पूरे कर लिए. कब मिलती है? रिटायरमेंट पे, जब आपने रिजाइन किया तब मिलेगी, लेकिन 5 साल आपने लगातार काम किया होना चाहिए. कुछ केसेस में 5 साल का रूल अप्लाई नहीं होगा, 2 साल में, 1 साल में, इवन 6 मंथ पे भी मिल सकती है. अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है या उसे कुछ कोई डिसेबलमेंट हो गया, मीन्स एक्सीडेंट हो गया उसे, जिसके कारण उसको बहुत सारी इंजरीज आ गई हैं, तो इस केस में 5 साल का रूल अप्लाई नहीं होगा, उससे पहले भी उसे ग्रेट्युटी मिल सकती है. सेक्शन 4 है कंपल्सरी इंश्योरेंस. वो सारे एम्प्लॉयर दोज बिलोंग टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उनको छोड़कर बाकी सभी जो एम्प्लॉयर हैं उनको ग्रेट्युटी देने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंश्योरेंस लेना पड़ेगा. बट क्यों?
कल को क्या हो, कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी बैंकरप्ट होगी, तो एम्प्लॉयर तो कहेगा हमारे पास तो ग्रेट्युटी के लिए पैसे नहीं है। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी वो अमाउंट पे करेगी, लेकिन एम्प्लॉय को ग्रेट्युटी मिलनी ही चाहिए। सेक्शन 5, कुछ केसेस में गवर्नमेंट कंपनीज को ये रूल ना मानने की छूट दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर कंपनी इज रनिंग बेटर स्कीम ऑफ ग्रेट्युटी एज कंपेयर टू लॉ ऑफ गवर्नमेंट, for example, according to government law of gratuity, you will just receive 10 lakh rupees as a gratuity, but according to your company's scheme you can receive 12 lakh rupees as a gratuity. That means your company scheme is better than government law. So in such a case government आपको छूट दे सकती है आपकी कंपनी को, चाहे आप इस एक्ट को ना माने, लेकिन आपको पूरा दिखाना पड़ेगा कि योर कंपनी स्कीम इज बेटर देन गवर्नमेंट लॉ। सेक्शन 6, आपको कंपनी में काम करते करते 1 साल हो गया, उसके अगले 30 डेज के अंदर ही अंदर आपको एक नॉमिनी चूज करना होता है। नॉमिनी आपको फैमिली के अंदर से ही चूज करना है। अगर किसी की फैमिली नहीं है तभी वो आउटसाइडर को एज अ नॉमिनी चूज कर सकता है, अदरवाइज आपको नॉमिनी फैमिली के मेंबर्स के अंदर ही एक चूज करना होता है। सेक्शन 7, आप अपनी कंपनी से अपनी ग्रेट्युटी कैसे मांगे, कैसे अप्लाई करें उसके लिए। ऑब्वियसली दिस इज योर राइट, यू कैन नॉट लीव इट। तो मान लीजिए कोई पर्सन ने रिजाइन कर दिया है, तो उसे ग्रेट्युटी के लिए अप्लाई करना है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न में अपने एम्प्लॉयर को भेजेगा कि मैं ग्रेट्युटी के लिए एलिजिबल हूँ। तो उसका एम्प्लॉयर सबसे पहले उसका अमाउंट कैलकुलेट करेगा ग्रेट्युटी का कितना है, फिर एक नोटिस भेजेगा एम्प्लॉय को और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। नोटिस भेजने के 30 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को अमाउंट देना होगा। अगर वो देरी करता है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बाद में। अगर जो डीले है वो एम्प्लॉय की वजह से हुआ है तो एम्प्लॉयर को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। सेक्शन 7A and B, in order to smoothly working of this act, government appoint some officer who's called inspectors. इंस्पेक्टर्स किसी भी फैक्ट्री में कंपनी में जा सकते हैं, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट फेक है तो वो अदर डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत सारे, मीन उनको ये सारे राइट है और कोई भी उनके काम में इंटरप्ट नहीं करेगा। सेक्शन 8, रिटायरमेंट के कुछ टाइम बाद या रिजाइन देने के या फिर डिसेबलमेंट के कुछ टाइम के अंदर ही अंदर आपको अपने एम्प्लॉय को ग्रेट्युटी का अमाउंट देना होता है। क्या होगा अगर एम्प्लॉयर ग्रेट्युटी का अमाउंट उस प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड पे नहीं देता है, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, उसकी कंप्लेन करेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करेगी। वो रिकवरी सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा कलेक्टर को, उस एरिया के। कलेक्टर क्या करेगा, आपके ग्रेट्युटी अमाउंट को एज अ अरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू रिसीव करेगा। दैट मीन्स वो आपके ग्रेट्युटी अमाउंट की इस तरह से वसूली करेगा जैसे किसी जमीन का बकाया टैक्स या लगान वसूल करते हैं। मीन्स वो एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी कर सकता है आपके ग्रेट्युटी के अमाउंट को वसूल करने के लिए। और जो एम्प्लॉयर है उसे ओरिजिनल अमाउंट तो देना ही है, विद द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आपका सारा अमाउंट उसको चुकाना पड़ेगा। सेक्शन 9, सम टाइम एम्प्लॉयर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट सो दैट ही कुड अवॉइड पेइंग ग्रेट्युटी, वो क्या करेगा, फेक डॉक्यूमेंट्स रख देगा, डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर करेगा या बहुत सारे झूठ बोलेगा ताकि उसे ग्रेट्युटी ना देनी पड़े। इस केस में उसे 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक सजा हो सकती है या फिर फाइन भी देना पड़ सकता है 10,000 से 20,000 के बीच में। किसी केसेस में दोनों भी हो सकते हैं, सजा भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। सेक्शन 10, वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी गलत होता है तो हम सबसे पहले ओनर को पकड़ते हैं। ये सेक्शन क्या करता है, ओनर को प्रोटेक्शन देता है। अगर कंपनी में कुछ भी गलत हुआ है वो ओनर की वजह से नहीं हुआ और ओनर उस बात को प्रूव कर दे कि ये मेरी जानकारी के अंडर नहीं हुआ, मुझे इसके बारे में नहीं पता था या ये किसी और की गलती की वजह से हुआ है, अगर ओनर उस बात को प्रूव कर दे तो उसमें ओनर की कोई लायबिलिटी नहीं है, वो सजा से बच सकता है। सेक्शन 11, कोई भी कोर्ट तब तक कोई एक्शन नहीं लेगा जब तक कंट्रोलिंग अथॉरिटी रिटर्न में कंप्लेन नहीं देती। हर कोई जज इसकी सुनवाई नहीं करेगा, ओनली प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन ट्राई दीज केसेस। सेक्शन 12, इस एक्ट के अंदर कंट्रोलिंग अथॉरिटी और इंस्पेक्टर काम करते हैं।
ये सेक्शन मेनली लोगों को प्रोटेक्शन देता है। अगर ये लोग अपना काम ऑनेस्टी से करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं, स्टिल समथिंग अनइंटेंशनली वेंट रॉन्ग, तो इन पे कोई केस नहीं करेगा। इनको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। अगर ये लोग ही डर डर के काम करेंगे तो ये एक्ट ढंग से अप्लाई कैसे होगा। सेक्शन 13, अगर किसी एम्प्लॉय पे कोई केस चल रहा है, उसने बहुत सारे कर्जे उठाए हुए हैं, उस पर बहुत ज्यादा डेट्स है, तो सरकार उसका ग्रेट्युटी का अमाउंट जब्त नहीं कर सकती। सरकार ऐसा नहीं कर सकती उसके ग्रेट्युटी के पैसे जब्त करके वो कर्ज लौटा दे, नहीं। क्योंकि सरकार ये मानती है कि एम्प्लॉय की मेहनत की कमाई है और उसके परिवार के वेलफेयर के काम ही आना चाहिए। सेक्शन 14, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या एक्ट में कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो इस एक्ट के अगेंस्ट है तो उसे नहीं माना जाएगा, सिर्फ इसी एक्ट की बातों को माना जाएगा। जैसा कि कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसमें लिखा हुआ है कि हम ग्रेट्युटी नहीं देंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वॉइड है। सिर्फ इसी एक्ट को माना जाएगा, कंपनी को ग्रेट्युटी देनी पड़ेगी। सेक्शन 15, whenever government make any laws, it just prepare a framework, it is not possible to mention every minor detail। so ये सेक्शन ये बताता है कि गवर्नमेंट को पावर है इस एक्ट को अच्छे से चलाने के लिए, इस एक्ट का मेन पर्पस फुलफिल हो सके उसके लिए सरकार कुछ नए रूल बना सकती है। जैसे आपको नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना है या फिर कोई एप्लीकेशन देनी है तो उसके लिए आप डिटेल कैसे भरे, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट कुछ रूल बना सकती है। जैसे फॉर्म कैसे दिखेंगे, कहाँ पे दिखेंगे, इन सबसे रिलेटेड गवर्नमेंट रूल बना सकती है। गवर्नमेंट को पावर है ताकि ये जो एक्ट का मेन पर्पस है वो सेटिस्फाई हो सके। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई थिंक यू गोट इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।